आज से हम लोग सीए फाइनल ऑडिट का सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट मैं बोले तो एसेज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसकी भी एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस की वीडियो मैं रेगुलर पोस्ट करता रहूँगा। ऑडिट ऑफ बैंक्स हम लोग कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन उसके भी हो गए हैं आउट ऑफ 24। 1/3 चैप्टर वो भी ख़त्म हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एक क्वेश्चन करने में टाइम लग जाता है ऑडिट ऑफ बैंक्स में। और साथ साथ में हम लोग आईसीआई के लॉ के क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो ये रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आज से हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बातचीत शुरू करेंगे। और अगर आपको कोई और टॉपिक भी लाइक प्रोफेशनल एथिक्स या कंपनी ऑडिट या लॉ में कुछ और डिफरेंट स्टार्ट कराना, तो आप मुझे बता सकते हो, हम लोग रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो अब मुद्दे की बात यह है कि आज से हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सीए फाइनल ऑडिट, बोथ ओल्ड एंड न्यू कोर्स, क्योंकि ऑडिट तो सेम ही है, स्टैंडर्ड्स तो सेम ही है, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। अब ये प्रैक्टिस मैनुअल न्यू कोर्स वाले बच्चे कंसर्न रहते हैं कि न्यू हमारे लिए प्रैक्टिस मैनुअल एप्लीकेबल है क्या। यूजुअली जो एसए का क्वेश्चन होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का क्वेश्चन होता है, वो प्रैक्टिस मैनुअल से ही बनता है। जैसा कि मैंने एक बार एक इंटरव्यू में अतुल अग्रवाल से भी सुना था कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो चारों पार्ट आते हैं, आपको पता है कि एटलीस्ट 16 से 20 मार्क्स के आ जाते हैं, तो वो कहता है कि चारों के चारों इसी में से ही आते हैं। तो उसके अतुल अग्रवाल के अटेम्प्ट में भी जो 4 आए थे, उसमें से 3 इसमें से ही थे, प्रैक्टिस मैनुअल में से ही थे, बिल्कुल डिट्टो उठा के क्वेश्चन दिए हुए थे। तो वी विल ट्राई टू कवर ऑल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ हम कर सकते हैं बेस्ट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऑल दो ये, बट इसको पूरा ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। और थर्ड क्वेश्चन से इफेक्टिवली काम शुरू होता है हमारा, अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बिल्कुल रिलेवेंट नहीं लगता कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन है और अननेसेसरी इतना बड़ा आंसर है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। स्टिल अगर आप कमेंट करोगे क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है तो हम वो भी कर लेंगे, बट मुझे जहाँ से इंपॉर्टेंट लगता है वहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है। क्वेश्चन कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सब्सीक्वेंट इवेंट्स। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सब लिखना है। सब मतलब पूरा का पूरा जितना ऐसे 560 के अंदर जितना कंटेंट आप लिख सकते हो, आपको सब लिख देना है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे पूछी है, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ ही हमें लिखना होता है। तो एक एक पार्ट बाय पार्ट ब्रेक डाउन करते हैं आंसर को, देखते हैं क्या लिखा है। सब्सीक्वेंट इवेंट्स एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट हो जाएगा हमारा। देखना क्या है। When the auditor draws up his audit plan, checking of subsequent event is an important audit procedure, irrespective of the level of test checks employed for checking of the transaction during the year. साल भर आपने कितने अच्छे से टेस्ट चेक्स किए हों, आपके लिए सब्सीक्वेंट इवेंट चेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला पॉइंट हो गया ये। जब भी आप अपना ऑडिट प्लान बनाओगे, सब्सीक्वेंट इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर हो जाता है। सेकेंड चीज़ हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्या लिखा है देखते हैं। इन फैक्ट मोर डिटेल्ड चेक इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर सब्सीक्वेंट इवेंट्स। वो कहता है कि पहले पॉइंट में बोला इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर हो जाता है, सेकेंड में बोलता है इनफैक्ट इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोर डिटेल चेक आपको करना ज़रूरी हो जाता है टू कन्फर्म सर्टेन एजर्शंस कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एजर्शंस होती हैं मैनेजमेंट ने बताई हुई बातें, मैनेजमेंट की बताई हुई बातें, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने लिख के दिया है वो एजर्शंस हो गई। एजर्शन बहुत डिफरेंट होती है, ये हम बेसिक एक समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑडिट का टीचर नहीं हूँ, तो एजर्शन इतनी बात हम समझते हैं कि कोई भी एजर्शन को कंफर्म करने के लिए आपको बहुत डिटेल में चेक करना होता है सब्सीक्वेंट इवेंट। ठीक है, यहाँ अब ये इसी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को कवर करते हैं, हमारा सेकेंड पॉइंट में पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल है, the payment made by debtor after the close of accounting period would confirm that outstanding debtor on the date of balance sheet date have been realized.
31 मार्च को बैलेंस शीट में डेटर्स आ रहे हैं 50,000 के। 5 अप्रैल को यानी कि साल ख़त्म होने के बाद सब्सीक्वेंट उसने पेमेंट करी है 50K की। तो ये सब्सीक्वेंट इवेंट जब आप चेक करोगे तो ये और कंफर्म करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा था वो तो सही लिखा था, कंफर्म करेगा वो असर्शन जो ऑलरेडी मैनेजमेंट ने आपको अपनी बैलेंस शीट में दे रखी है। तो ये थोड़ा सा मोर डिटेल चेक हो जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक था। सेकंड पॉइंट इनफैक्ट से शुरू होकर यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। तो ये 1, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। आगे चलते हैं। अब एसए की रेलेवेंस शुरू करते हैं। ये एसए 560 ऑन सब्सीक्वेंट इवेंट्स एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सब्सीक्वेंट इवेंट्स। ये बताता है कि एसए 560 एसए 560 जो हमारा सब्सीक्वेंट इवेंट है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाता है जो जिसमें कि हमारे सब्सीक्वेंट इवेंट्स के लिए ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है। बिल्कुल नॉर्मल बात। फिर आगे बताता है एसए 560 ऑन सब्सीक्वेंट इवेंट स्टेट्स दैट द टर्म सब्सीक्वेंट इवेंट रेफर्स टू द इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and the date of auditor reports. Date of financial statement let's say 31 मार्च, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लेट्स से 31 अगस्त। बीच की ट्रांजैक्शन आपकी सब्सीक्वेंट इवेंट है, ये एसए 560 में लिखा हुआ है। एंड फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स। अब ऑडिटर रिपोर्ट आने के बाद भी जो फैक्ट्स आपको पता चलते हैं वो भी क्या है, सब्सीक्वेंट इवेंट है। तो हमारा थर्ड पॉइंट बन जाता है यहाँ से एसए 560 से लेके यहाँ तक। पहला पॉइंट क्या कहता था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, आपने साल भर में कितने भी टेस्ट किए हो ये आपके ऑडिट प्रोसीजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसी का एम्फसाइज़ करते हुए सेकंड पॉइंट कहता था इनफैक्ट आपको और डिटेल चेकिंग करनी चाहिए क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस को, कुछ एजर्शंस को ये कंफर्म करता है। जैसे कि डेटर ने अगर पेमेंट करी है तो वो कंफर्म करेगा कि डेटर बैलेंस शीट डेट पर आउटस्टैंडिंग था। थर्ड पॉइंट कहता है एसए 560 हमारा जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर सब्सीक्वेंट इवेंट का मतलब लिखा हुआ है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन जो ऑडिटर को ऑडिटर रिपोर्ट के बाद पता चलती है। 3 पॉइंट हो गए हमारे, बढ़िया, ठीक है, 3 पॉइंट हमारे हो गए। आगे चलते हैं। AS4 on contingencies and events occurring AS4 on contingency and events occurring after the balance sheet date, ये AS4 का नाम है सिर्फ अभी तक। Deals with all those significant events both favorable unfavorable that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved. Balance sheet date 31 March, approval date let's say 30 नवंबर। ये बीच की जो ट्रांजैक्शन होती हैं ये AS4 हमारी कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होती हैं। और वो सारे सिग्निफिकेंट इवेंट जो भी इस दौरान हुए हैं, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो अनफेवरेबल हो, ठीक है। तो AS4 की बात यहाँ से लेकर हम लोग अप्रूव बाय द बोर्ड इन द केस द कंपनी एंड द बाय कॉरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग, ये पूरा हमने पढ़ा नहीं था, सॉरी। Financial statements are approved by the board of director in the case of a company and by the corresponding approving authority in the case of any other entity। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। बेसिकली कंपनी और उनकी अप्रूविंग अथॉरिटी ने जब अप्रूव कर दी हमारी बोर्ड रिपोर्ट, सॉरी अप्रूव कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा 5th पॉइंट स्टार्ट होता है। एज पर AS4, अब AS4 के हिसाब से बताता है 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। 2 तरीके के इवेंट होते हैं। पहला, दोज विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। वो जो आगे का एविडेंस देते हैं जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी, और दोज विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट अरोज सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट, और वो इंडिकेटिव जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुए उनको कंफर्म करने वाली सेकंड हमारी कंडीशंस। 2 तरीके की होगी, एक होगी बैलेंस शीट डेट को कंफर्म करते हुए फर्दर एविडेंस, और एक उसके बैलेंस शीट डेट के बाद वाले। तो ये 2 तरीके के इवेंट AS4 कवर करता है। तो AS4 वाला ये जो पॉइंट हो गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया हमारा 5th पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट्स में अभी तक हमने क्वेश्चन को संभाल रखा है।
AS4 की दो टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एक तो बैलेंस शीट डेट वाला और एक दूसरा जो बैलेंस शीट डेट के बाद होता है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। आगे चलते हैं 6 पॉइंट के लिए, यहाँ से शुरू करते हैं। SA 560 lays down that the auditor should consider the effect of subsequent events on the financial statement and on the auditor's report. AS4 को ख़त्म करके AS 560 पर दोबारा आते हैं और वो कहते हैं कि ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए इफ़ेक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट्स। कहाँ कहाँ पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और ऑडिटर्स रिपोर्ट में, दोनों में सब्सीक्वेंट इवेंट्स को कंसिडर करना चाहिए, उसका इफ़ेक्ट कंसिडर करना चाहिए सब्सीक्वेंट इवेंट का। ठीक है, यहाँ से लेकर हमारा ये वाला पॉइंट हो गया 6 पॉइंट, या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 पॉइंट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। When the time between the close of the year end and the adoption of account is about to take place, examination of subsequent events gain more importance. छोड़ो, ये अलग 7th पॉइंट बनाते हैं कि जो टाइम होता है बिटवीन द क्लोज ऑफ द ईयर एंड और एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, जब ये टाइम आ चुका होता है तो सब्सीक्वेंट इवेंट्स को चेक करना और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है थोड़ा सा वो टाइम। तो उस टाइम पर आप उसको चेक करना सब्सीक्वेंट इवेंट्स को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पूरा 7 पॉइंट्स में कवर कर लिया। अभी एक बार ख़त्म करते हैं, फिर क्विक रिकैप करेंगे कि शुरू से लेकर एंड तक क्या पॉइंट्स थे हमारे। आगे चलते हैं, यहाँ से 8 पॉइंट शुरू होता है। SA 560 further requires that the auditor shall perform audit procedure designed to obtain sufficient appropriate audit evidence. ये एकदम नॉर्मल बात है। SA 560 कहता है कि ऑडिटर को वो सारे ऑडिट प्रोसीजर्स जो उसने बनाए हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को निकालने के लिए, लेने के लिए, वो परफॉर्म करने चाहिए। दैट ऑल इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑन द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट that required adjustments disclosure in the financial statement have been identified. थोड़ा सा बड़ा पॉइंट हो गया, दोबारा से समझते हैं इसको। SA 560 कहता है कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं? बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर वो होते हैं जो हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को लेने के लिए बनाते हैं। और वो ऑडिट प्रोसीजर क्या होने चाहिए कि जो भी इवेंट्स अकर हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट्स की डेट के बीच में, इस ऊपर अगर याद हो तो 560 में सब्सीक्वेंट इवेंट्स वही डिफाइन करे हुए हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में हुए हों। तो सब्सीक्वेंट इवेंट को देखते हुए जो एडजस्टमेंट मांगते हो, डिस्क्लोजर मांगते हो, वो ऑडिटर आइडेंटिफाई कर ले। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो भैया कि जो आपके सब्सीक्वेंट इवेंट, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो डिस्क्लोजर मांगते हो, चाहे वो एडजस्टमेंट मांगते हो, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 9 पॉइंट ये रखते हैं। द ऑडिटर इज़ नॉट हाउ एवर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर ऑन मैटर टू विच प्रीवियसली अप्लाइड ऑडिट प्रोसीजर्स हैव प्रोवाइडेड सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। अगर आपने पहले कुछ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगाए थे जिसका रिजल्ट थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री था, तो आप उसके ऊपर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाओगे। एकदम जनरल सी बात, 9 पॉइंट बना लेते हैं इसको। ऑडिटर एक्सपेक्ट नहीं करता भैया कि वो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर उन पर लगाए जो ऑलरेडी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे चुके हैं। ठीक है, 9 पॉइंट्स हो गए हमारे। आगे चलते हैं, कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया ये। द ऑडिटर शैल परफॉर्म द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड अबव सो दैट दे कवर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट और एज नियर एज प्रैक्टिकेबल देयर टू। बेसिकली ऑडिटर क्या करेगा? बेसिकली ऑडिटर वो सारे प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जो कि अभी ऊपर बोले हुए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट की डेट को लेकर, या नियर बाय समवेयर थोड़ी सी नियर डेट तक लेकर, अरे यार, और एज नियर एज प्रैक्टिकेबल देयर टू, वो सारे ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म करेगा ताकि वो बेसिकली वो सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कवर कर ले। ठीक है, नॉर्मल बात लिखी हुई है। हमारा ये 10th पॉइंट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें से कुछ पॉइंट जैसे इंपॉर्टेंट नहीं लगते। लेट से ये क्वेश्चन, ये आंसर पूरा 15 पॉइंट्स में सम अप होता है, तो हो सकता है 2 से 3 पॉइंट आपको बिल्कुल रेलेवेंट ना लग रहे हो, या आपको लग रहा हो ये नहीं भी लिखूँगा तो बात बन जाएगी।
तो आप उसको हटा भी सकते हो, लेकिन हम पूरे अभी 15 के 15 या जो भी वट एवर पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं हम उसको कवर करेंगे. द ऑडिटर शेल टेक इनटू अकाउंट द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट. अगला पॉइंट है ये. द ऑडिटर शेल टेक इनटू अकाउंट द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर विच शेल इंक्लूड द फॉलोइंग. जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर और एक्सटेंट डिटरमाइन कर रहा होगा तो उस टाइम पर वो एक रिस्क असेसमेंट भी कर लेगा. और रिस्क असेसमेंट में वो क्या करेगा, बेसिकली यहाँ से शुरू होता है पॉइंट और उसके बाद ये तीनों पॉइंट हम कवर करते हैं. सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर्स मैनेजमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड. सबसे पहले वो ऐसे प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग लेगा जो कि मैनेजमेंट ने बनाए होंगे, ये देखने के लिए सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं. मतलब ऐसा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ना हो जो कि आइडेंटिफाई ही ना हो सके, और उसके लिए जो मैनेजमेंट ने प्रोसीजर बनाया है वो ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस, बोले तो TCWG, टू वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव अकर्ड विच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहले क्या कर रहा था वो, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सेकंड में वो क्या कर रहा है, इंक्वायरी पर आ गया कि कोई ऐसा मैनेजमेंट से भी इंक्वायर करेगा, TCWG से भी इंक्वायर करेगा कि कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे. ठीक है. थर्ड आता है रीडिंग मिनट्स. वो मिनट्स को पढ़ेगा. इफ़ एनी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द एंटिटीज ओनर, मैनेजमेंट, TCWG, those charged with governance, that have been held after the date of financial statement and inquiring about matter discussed at any such meeting for which minutes are not yet available. Let's वैसे तो मिनट्स पढ़ेगा मीटिंग के जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हुई हो, उनके मिनट्स को पढ़ेगा. लेट्स से ऐसे कोई मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, इंक्वायर करेगा कि जो बातें वहाँ पर उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुई थी. ऑडिटर जब मीटिंग से मिनट पढ़ता है वो तब भी यही देखता है, मीटिंग के मिनट्स होते ही यही हैं कि शॉर्ट में लिखा होता है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ. लेट से मिनट्स अवेलेबल हैं तो मिनट्स देख लेगा, नहीं है तो पूछ लेगा, इंक्वायर कर लेगा. तो 3 पॉइंट हो गए. चौथा और करके फिर इन 4 का एक बार क्विक रिकैप करते हैं. रीडिंग द एंटिटीज़ लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो बेसिकली है जो IFS है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होगा, उसको भी एक बार पढ़ लेगा. तो 4 पॉइंट्स क्या आते हैं. सबसे पहले तो ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि भैया सब मैनेजमेंट से कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें पता चलता है कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गए. सेकंड था हमारा इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, TCWG से, कि कोई भी ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है. थर्ड में क्या कर रहा था, वो रीड कर रहा था मिनट्स, और अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो वो डिस्कशन को समझ लेगा, पूछ लेगा कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था. और सेकंड भी क्या, लास्ट भी क्या था, रीड करेगा एंटिटी के IFS, कुछ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं तो. ठीक है. ORIR. आगे चलते हैं. बिल्कुल ख़त्म हो गया है. हमने 10 या 11 पॉइंट्स में ऑलमोस्ट कवर कर लिया है. When as a result of the procedures performed above, the auditor identified events that require adjustment, disclosure in the financial statement, the auditor shall determine whether each such event is appropriately reflected in those financial statement. मान लो ऊपर के सारे प्रोसीजर करने के बाद ऑडिटर ये आइडेंटिफाई करता है कि एडजस्टमेंट रिक्वायर है या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो फिर बाद में ऑडिटर ये भी डिटरमाइन कर लेगा कि क्या सही में उनके एडजस्टमेंट और क्या सही में उनका डिस्क्लोजर हो गया या नहीं हुआ. आई थिंक ये हमारा 12th पॉइंट था, और इसी के साथ हमने 12 पॉइंट्स में ये समाप्त कर लिया. क्विक रिकैप करते हैं 12 के 12 पॉइंट्स को. ओके. सबसे पहला पॉइंट हमारा आ रहा था कि भैया जी सब्सिक्वेंट इवेंट्स को चेक करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हो जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब आप ऑडिट प्रोसीजर को प्लान कर रहे होते हो, नो मैटर आपने पूरे साल में कितने चेक्स करे या नहीं करे. ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेस्ट चेक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर. सेकंड पॉइंट कहता था इनफैक्ट, फर्स्ट पॉइंट को एम्फोसाइज करते हुए बोलता था इनफैक्ट आपको मोर डिटेल सब्सिक्वेंट इवेंट्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट डेट्स पर जो आपको एजर्शंस दी गई हैं उनको कंफर्म करते हैं. फिर एक एग्जांपल है डेटर की पेमेंट जो कि हमारी बाद में हुई थी. ठीक है. 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर कवर हो गए थे.
थर्ड पॉइंट में ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में बताया था कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते क्या हैं। वो इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से लेके ऑडिटर रिपोर्ट अप्रूव होने तक होते हैं, और ऑडिटर वो बातें जो ऑडिटर रिपोर्ट बनने के बाद भी ऑडिटर को पता चलती हैं। 3 पॉइंट्स यहाँ पर कवर होते हैं। फोर्थ पॉइंट में AS4 आ गया था, जिसमें कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आ गया था। उसके अंदर क्या था, वो सारे सिग्निफिकेंट इवेंट जो कि बैलेंस शीट डेट से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल तक के ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको कहते हैं कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो नॉन फेवरेबल हो, वो हम कंसिडर करते हैं। और जो अप्रूविंग, उसके बारे में बता दिया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव जो होती है वो अप्रूविंग अथॉरिटी ने करा हो। और फिर उसके बाद आता है AS4 के अंदर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में बताया जाता है कि एक तो वो जो बैलेंस शीट डेट पर होते हैं, एक वो जो बैलेंस शीट डेट कर बाद में होते हैं। AS4 के 2 टाइप ऑफ इवेंट बता दिए गए थे। और फिर बता दिया था, एक नॉर्मल सी लाइन आई थी कि जब टाइम बिटवीन द क्लोज ऑफ द यहाँ से देखो कि जो हमारा टाइम आ गया होता है बिल्कुल ऑडिटर रिपोर्ट बनने का और बैलेंस शीट एंड होने का, उस टाइम पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारा कि SA 560 बोलता है कि 1 सेकेंड, SA 560 बोलता है ऑडिटर वो सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। फिर एक नॉर्मल बात लिखी थी कि ऑडिटर वो उन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाएगा जिसके लिए वो पहले सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ले चुका है। फिर आया था हमारा कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, वो सारा प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए जितने भी ऊपर बोले हुए हैं, ताकि वो पीरियड कवर कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर ऑडिटर रिपोर्ट तक का। अब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करेगा, उसके लिए वो 4 चीज़ें करेगा। ORIR सबसे पहले ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट से कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं। फिर वो इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि कोई मैनेजमेंट और TCWG से कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा हो। थर्ड में वो मिनट्स को रीड करेगा, मीटिंग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हुई हैं, या अगर मीटिंग नहीं हुई है तो वो इंक्वायर कर लेगा कि मीटिंग में डिस्कशन क्या हुआ था। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा था कि वो लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर लेगा। लास्ट में लिखा था कि जो भी चीज़ें डिस्क्लोजर या एडजस्टमेंट मांगती है, ऑडिटर ये डिटरमाइन कर लेगा क्या वो अप्रोप्रिएटली एडजस्ट या डिस्क्लोज हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। दिस इज़ द कंप्लीट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स। आपने सब पढ़ लिया सब्सिक्वेंट इवेंट्स का। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आगे चल के ऐसे 560 के ऊपर जितने क्वेश्चन आएंगे मेजरली वो इसी में से उठाए हुए कंटेंट होंगे, उनके अंदर कोई नई बात नहीं लिखी होगी। मेजरली आपने सब्सिक्वेंट इवेंट पूरा ऐसे ही कवर कर लिया इस क्वेश्चन के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप सजेशन दे सकते हो कि किस पर बनानी है तो मैं उसको कंसिडर कर लूँगा ऑब्वियसली। अदरवाइज़ मैं अपने स्टैंडर्ड्स और ICAI लॉ फॉर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन और हमारा जो ऑडिट ऑफ बैंक्स चल रहा है उसको ख़त्म कर लूँगा। और ऑडिट ऑफ NBFC के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, वो भी आप प्लीज़ ज़रूर देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।